हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने पहले से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव वेद की 39 क्लास है। 39वीं क्लास में हमारा जो लॉ ऑफ मोशन है वो चैप्टर भी पूरा होने वाला है। और इन 39 क्लासेस में हमने पहले चैप्टर से लेके 5-6 चैप्टर तक हमने लगभग सभी कॉन्सेप्ट पर, लगभग सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है, लास्ट क्लास है लॉ ऑफ मोशन की, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं एक नंबर। चलिए हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने पहले से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास होने वाली है बड़ी ही धमाकेदार, मजा आने वाला है आज की क्लास में। आप कहेंगे सर क्यों सर? क्योंकि आज की क्लास देखा जाए, यानी आज की क्लास संभव वेद 39वीं क्लास है। ये लास्ट क्लास है लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन की लास्ट क्लास है। 39 क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सभी टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल सवाल जो एग्जाम में बनते हैं, फॉर्मूलाज जो बनते हैं, सब पे डिस्कस हो चुका है, ठीक है। आज की क्लास भी हर बार की तरह थोड़ी अच्छी होने वाली है। मतलब थोड़ी अच्छी, थोड़ी बुरी इसलिए कि इसमें हम टफ सवालों पे भी थोड़ा सा गोल करेंगे। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट से सोचते हैं कि आसान सवाल है और मजे आ रहे हैं, लेकिन बाद में जब टफ सा सवाल होता है तो उन्हें लगता है क्लास बोरिंग सी हो गई है। बोरिंग नहीं होने वाली, क्योंकि क्लास होने वाली है शानदार, धमाकेदार। क्योंकि आज की क्लास में हम मोस्ट यानी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आगे तक काम आने वाला है। और वो टॉपिक है सूडो फोर्स, जिसे हम बोलते हैं फेक फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, ठीक है। हिंदी में यानी छद्म बल, झूठा बल। बात करेंगे अभी इसके बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्टिव ग्रेविटी, प्रभावी गुरुत्व, और उसके बाद में पढ़ेंगे लिफ्ट, ठीक है। इन तीनों चीजों से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करें, क्लास को आगे बढ़ाते हैं फटाक से। मैंने आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ की जो फॉर्मूलाज बुक है, बायो में तो फॉर्मूला आते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो मैथमेटिक्स है, उससे रिलेटेड जो हैंड बुक्स है, फॉर्मूला बुक्स है, वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद कर सकते हैं, क्योंकि जो नीट आईआईटी का पेपर आप देने जाओगे तो वहाँ बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, आप फटाक से चुटकी में कर पाएंगे। तो फॉर्मूलाज तो एक बार देख के जाना। ऐसा होता नहीं है कि फिजिक्स आप पढ़ रहे हो उसमें फॉर्मूले का जिक्र ना हो, पता है ना, फॉर्मूले का जिक्र ना हो, ठीक है। फॉर्मूला तो होता ही होगा भाई, बिना फॉर्मूले के आप फिजिक्स तो पढ़ नहीं सकते। लेकिन कई बार ऐसे सवाल मिलते हैं जहाँ पर जाते ही यदि हम सवालों को देखते हैं और एकदम से हमारा आइडिया दिमाग में कुछ चकाचौंध सा आता है, फॉर्मूला याद है तो फटाक से फॉर्मूला लगाते हो, आंसर हमें मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे चैनल पर बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाइए, वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर बात है? चलिए आगे कहानी की बात करते हैं, आगे कहानी को बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं। रेफरेंस फ्रेम वो होता है जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप बात करते हैं। मैंने कहा कि भाई मैं धरती से मतलब 20 मीटर ऊपर ऊंचाई पे खड़ा हूं, तो धरती जो मेरा रेफरेंस हो गया है। रेफरेंस सीधी सी बात है, एक ऐसा इनिशियल पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में आप बात करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आप लेंथ, डिस्टेंस, वेलोसिटी, लेंथ, डिस्टेंस, हाइट, डेप्थ, ये सब आप मेजर करते हैं, ठीक है। उस टाइप से जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम ओरिजिन को समझ, ओरिजिन यानी मूल बिंदु, उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। वो जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं वो जिस फ्रेम में आते हैं, जिन प्लेन्स में आते हैं हम रेफरेंस फ्रेम कह देते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट जिन फ्रेम्स में आते हैं उन्हें रेफरेंस फ्रेम कह देते हैं, जिन प्लेन्स में आते हैं, ठीक है, उन्हें रेफरेंस फ्रेम कह देते हैं। ये रेफरेंस फ्रेम दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। जड़त्वीय, अजड़त्वीय। अब आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे? देखो होता क्या है कि हमने जो न्यूटन्स लॉ पढ़े, खासकर सेकंड लॉ फोर्स वाला, न्यूटन्स लॉ हमेशा जड़त्वीय फ्रेम पर ही
यानी इनर्शियल फ्रेम पर ही लागू होते हैं, वो केवल इनर्शियल फ्रेम पर ही वैलिड है, उसके अलावा वो वैलिड नहीं है। यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते। अभी मैं बताऊंगा कैसे नहीं लगा सकते, आपको क्या फीलिंग आने वाली, क्या अलग फील होने वाला है, ठीक है। चलिए तो अच्छी बात कर लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम पर आप न्यूटन्स को अप्लाई करके फॉर्मूलाज वगैरह लगा लो कि अपने आंसर निकाल लेंगे, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए हो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए आप न्यूटन्स लॉ नहीं लगा पाएंगे, यानी वो इनवैलिड है, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है, जिन फ्रेम से पॉइंट्स, ऐसे करो पॉइंट्स की बात कर लो, यदि वेलोसिटी 0 है यानी इसका मतलब रेस्ट, यदि वो रेस्ट पर है या फिर उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी एक्सीलरेशन हो गया आपका 0। यदि किसी भी रेफरेंस की वेलोसिटी 0 है यानी वो रेस्ट पर हो, या फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो यानी उसके पास में एक्सीलरेशन ना हो, उसके पास में एक्सीलरेशन ना हो, तो उस कंडीशन में उस टाइप के जो फ्रेम्स होते हैं उन्हें हम इनर्शियल फ्रेम से जुड़े हुए फ्रेम कह सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें बात क्या है, सिंपली हम ऐसे समझे कि एक्सीलरेशन यदि है किसी भी पॉइंट्स पर, यानी ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसके पास भी एक्सीलरेशन है, यानी जिस पॉइंट पे खड़ा है वो रेफरेंस पॉइंट पे खड़ा है, वो रेफरेंस पॉइंट पे भाग रहा है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट को खड़ा हुआ मानते हैं यहीं पे रुका है, और जो भी आदमी ऑब्जर्व करता है लेंथ, डिस्टेंस, डेप्थ जो भी, वहीं से उसको मेजर करना होती है, ठीक है। लेकिन यदि जिस पॉइंट पर वो खड़े होकर लेंथ, डिस्टेंस ये सब मेजर करना चाहता है, वो भी लगातार या तो कांस्टेंट वेलोसिटी में, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक्सीलरेटेड मोशन में है, त्वरित गति में है, तो उस टाइप के फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते, और इस टाइप का जो फ्रेम होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। सबसे सीधी बात यही, यानी यहाँ पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है और यहाँ पर न्यूटन्स लॉ नॉट वैलिड। अब हम कहें कि यार यदि ये नॉट वैलिड है तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाए, ऐसा क्या किया जाए कि न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाए, ऐसा क्या किया जाए कि न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये लिफ्ट है, एक डब्बा है ऐसे मान लो, रस्सी ऊपर की होती है, यहाँ पर है टेंशन की, ठीक है। हम बाहर खड़े हैं इधर ग्राउंड, ठीक है, टेंशन नापने के लिए कोई मशीन लगा रखी है हमको, देखो ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, मान लो लिफ्ट का मास है m, लिफ्ट का मास है m, ध्यान से देखना इसको ऐसे देखो, लिफ्ट का मास है m, हम बाहर से खड़े हैं, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो लिफ्ट का एक्सीलरेशन है a, हम अभी यहाँ खड़े हैं, हाँ ग्राउंड, और ग्राउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो t होगा वो mg से ज्यादा हो जाएगा, और t में से mg को माइनस करूंगा, बचा हुआ फोर्स ऊपर की ओर से खींचेगा, यानी इसे एक्सीलरेटेड मोशन में लेकर आएगा, और उस कंडीशन में m बराबर आएगा ma, then t equals to mg plus ma, and t equals to mg plus a। ये टेंशन आ गई है, सही है। अब इसी केस को दूसरे हिसाब से देखते हैं, इसका भाई यहाँ पर है, इसका भाई यहाँ पर बैठा है, ठीक है। अब इसके भाई को क्या लगेगा, इसके भाई को लगेगा ये इस लिफ्ट में है तो लिफ्ट तो इसको खड़ी नजर आएगी, अरे ये लिफ्ट में से बैठा रहेगा तो लिफ्ट तो इसे खड़ी हुई नजर आएगी, लिफ्ट तो इसे खड़ी हुई नजर आएगी, ये लिफ्ट के अंदर बैठ गया है तो लिफ्ट का एक्सीलरेशन जो है वही एक्सीलरेशन इसका है, यानी दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 है, और उस कंडीशन में इस बंदे को लगेगा कि टेंशन इक्वल्स टू mg, टेंशन इक्वल्स टू mg। ये तो अपने आप को रेस्ट में मानेगा, अरे लिफ्ट तो इसको रेस्ट में नजर आएगी, तो अंदर बैठे आदमी, बाहर बैठे आदमी को लिफ्ट को जाते दिखाई देगी, अंदर बैठा आदमी ऐसे खड़ा रहेगा, उसे लगेगा लिफ्ट खड़ी है, मैं भी खड़ा हूँ, लिफ्ट का एक्सीलरेशन यदि a है तो उस आदमी का एक्सीलरेशन भी a ही होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 होने वाला है, तो उस आदमी को लिफ्ट खड़े खड़े नजर आएगी। उस कंडीशन में आएगा एरर, क्योंकि इस आदमी को ये t बराबर mg नजर आएगा, लेकिन इस बाहर खड़े आदमी को t बराबर mg प्लस a नजर आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है, यानी ये इनकरेक्ट आंसर है। अब इस इनकरेक्ट आंसर में और इस करेक्ट आंसर में डिफरेंस इसका है, इस ma का है, इस ma का है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस
नॉन इनर्शियल फ्रेम, चलता हुआ फ्रेम, ये एक्सीलरेटेड फ्रेम है, हम बात कर रहे हैं ग्राउंड। ग्राउंड को हमने इनर्शियल फ्रेम माना है। नॉर्मली ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यदि अर्थ कहीं चक्कर काट रही होती है तो अर्थ पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है भाई। इधर अलग कोई वेलोसिटी का डायरेक्शन, किधर किधर वेलोसिटी का डायरेक्शन, किधर, इस टाइप से है ना। हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन जब अलग अलग होता है तो इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन होता है। अरे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलने से एक्सीलरेशन आता है ना। लेकिन अर्थ की वेलोसिटी इतनी कम होती है, खासकर ओमेगा जो बोल सकते हैं, मतलब अर्थ की वेलोसिटी इतनी कम होती है कि वहां पर अप्रोक्सीमेटली एक्सीलरेशन जीरो के नजदीक आता है। तो हम कहते हैं कि ग्राउंड नियरली इनिशियल फ्रेम है। ग्राउंड नियरली इनिशियल फ्रेम है। इनिशियल फ्रेम के जैसा थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत सारा बिहेव उस जैसा करता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई साहब नॉन इनिशियल जो फ्रेम है अर्थ है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के लिए हम इसे इनिशियल फ्रेम मान लेते हैं। हम इसे इनिशियल फ्रेम मान लेते हैं क्योंकि इसका एक्सीलरेशन ना के बराबर है। तो हम बात करें आदमी को, ग्राउंड वाले आदमी को हमने बोला कि इनिशियल फ्रेम में फिर खड़े आदमी को टेंशन इक्वल टू mg+a नजर आता है। लेकिन अंदर बैठे आदमी को जो कि लिफ्ट को रेस्ट पर समझ रहा है, क्योंकि जो लिफ्ट का होगा वही इसी आदमी का होगा, तो इसकी जगह लिफ्ट की बराबर है और उस कंडीशन में इसको t बराबर mg नजर आएगा। अब दोनों के देखने में कितना फर्क आएगा? खासकर फर्क आया इस कहने का, यानी यहाँ पर न्यूटन को यदि ये सही है तो न्यूटन को यहाँ पर वैलिड है, और जहाँ पे इनवैलिड है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम एक जुगाड़ लगाते हैं। हमें जुगाड़ लगाकर हम कहते हैं कि भाई साहब ऐसे कर लो, आप एक फोर्स अपने हिसाब से मान लो, आप एक फोर्स अपने हिसाब से मान लो, काहे घबराते हो? ठीक है, यदि आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो भी है, न्यूटन्स के जो फॉर्मूले हैं उन्हें वैलिड बनाना है तो एक काम करिए, कुछ कर लीजिए। माना कि अच्छा वैसे भी हम मैथ्स वाले हैं, आधी जिंदगी तो माना कि भी निकल गई हमारी, तो हम कहते हैं काहे घबरा रहे हो, अपनी पसंद का कुछ कर लो। तो हमने कहा कि भाई साहब मैं एक फोर्स लेता हूं जिसका नाम है सूडो फोर्स, जिसका नाम है सूडो फोर्स। इसको मैं F बराबर लिख सकता हूं ma। फोर्स ma होगा, लेकिन ये जो m है ये होगा मास ऑफ जो भी आपकी बॉडी वगैरह जो भी है जिसपे सूडो फोर्स लगेगा। a यहां पर होगा एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, लेकिन जो मायने है मेन चीज वो देखो, इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट टू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर होगा। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसका उल्टा करना है, उसका उल्टा करना है। ठीक, चलिए एक बार बात करते हैं। तो ये वैसा अंदर वाले आदमी के लिए, अंदर वाला आदमी नॉन इनिशियल फ्रेम में बैठ गया है क्योंकि ये लिफ्ट खुद एक एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, यदि से रेस्ट कंडीशन माना है तो इस लिफ्ट का एक्सीलरेशन है a, ठीक है, नीचे की साइड है mg, मास है mg। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मास है वो है m, हम यहाँ से एक्सीलरेशन उठाएंगे जिसका डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो एक के डायरेक्शन को उल्टा करेंगे और नीचे की ओर यानी इसके ऊपर, इसी के ऊपर एक और फोर्स लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा ma और यहाँ पर लिखेंगे। समझे नहीं समझे? अब ये रेस्ट पर है और इस कंडीशन में अब इस आदमी को क्या लगेगा कि भाई t बराबर ma+mg है। यदि आप m कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा a+m। अब करेक्ट फॉर्मूला आपका बन के आ गया। ये सूडो फोर्स क्या करना है, आपको एक्सीलरेशन का उल्टे डायरेक्शन में m into a जोड़ देना है। तो एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है, मैंने उल्टा कर दिया m into a यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक सी बात है, सूडो फोर्स का सबसे बेस्ट यही सिस्टम है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी कार में बैठेंगे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। जैसे मैं कार में बैठा हूँ तो कौन सामने की दुनिया रुक गई, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हूँ तो मुझे ऐसे लगेगा आज दुनिया वही की वही। लेकिन जब मैं एक्सीलरेटेड मोशन से चलूंगा और अपने आप को रुका हुआ मानूं तो सामने वाली चीज मुझे एक्सीलरेटेड मोशन से चलती नजर आएगी। यानी मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये आपका एक डब्बा है जिसका मास है m और यहाँ पर एक अंकल खड़े ऐसे
जो कि रेस्ट पर है, तो मैं डब्बा किस कंडीशन में नजर आएगा, रेस्ट पर आएगा, a बराबर 0 नजर आएगा। यदि ये अंकल दूसरे अंकल है जो कि v कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, यानी उनका एक्सीलरेशन है 0, तो ये डब्बा को किस रूप में नजर आएगा, a 0 पे नजर आएगा। लेकिन ये जो मेरे तीसरे अंकल है जिनके पास एक्सीलरेशन a, यदि मैं इनको रोक दूं तो ये डब्बा इन्हें a एक्सीलरेशन से चलता हुआ नजर आएगा, यानी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन पैदा हो जाएगी। एक तरीके से रिलेटिव मोशन जैसा ही खेला भाई। तो यानी यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर ये रुके हुए जैसे फील कर रहे हैं, उनका मतलब एक डब्बा भागते हुए दिखाई दे रहा है और डब्बे के ऊपर एक्सीलरेशन a है। अब मैं कहूँ कि यार डब्बे पे किसी ने फोर्स नहीं लगाया, लेकिन इस अंदाज को तो लगेगा डब्बे पे फोर्स लग रहा है, क्योंकि डब्बे के पास एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है F/m, यानी F इज इक्वल टू कहेंगे ma। तो हम कह सकते हैं कि डब्बे के ऊपर एक फोर्स भी लग सकता है और लगता हुआ दिख भी रहा है। लग नहीं रहा, असलियत में लग नहीं रहा, लेकिन लगता हुआ दिख रहा है, वही फोर्स कहलाता है सूडो फोर्स। छदम जानते हो ना, धोखा है ना, धोखा। तो ये धोखा लगने वाला फोर्स है, धोखे की तरह झूठा फोर्स है, फेक फोर्स। ठीक है, समझ में मेरी बात? चलिए तो आगे बढ़े। देखो अब ज्यादा डीपली में इसमें घुस नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लास बन गई है, चीजें बहुत सारी है, हमने रिवीजन टाइप कर रहे तो आपको थोड़ा बहुत बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट ये माइक थोड़ा सा इधर भाग रहा है, इसको इधर सेट कर देते, पाँव के नीचे आते थोड़ी। आगे बात करें। तो जैसे मैंने सवाल दिया आपके लिए, सवाल ले लें, सवाल लेने के लिए ये आपके पास एक ट्रॉली डब्बा है, या कुछ इस समझिए ट्रॉली है, यहाँ पर एक डब्बा है, इसका मास है m, इस डब्बे का एक्सीलरेशन है a। अब मुझे ये a निकालना है इस टाइप से कि डब्बा यहाँ पर टिका है, यानी जब ये ट्रॉली बहुत तेजी से भागेगी तो ये डब्बा ऐसे से चिपका रहना चाहिए। ऐसे भागते हैं, कभी देखना कभी पतंग या थैली लेके भागते तो यहाँ पर मतलब तो वो थैली यहाँ पर चिपक जाती है, पॉलीथीन यहाँ पर चिपक जाती है, पतंग यहाँ पर चिपक जाती है, हम बात करते हैं चिपकी हो जाती है। हमें लगता है कि इस पतंग के ऊपर फोर्स लग रहा है, पतंग के ऊपर फोर्स लग रहा है। फोर्स कहाँ से आया भाई? आपने लगाया, आप तो हाथ खुल रखा क्यों? हमें लगता है कि सामने से किसने फोर्स लगाया, किसने लगाया? हवा ने इतना फोर्स लगा दिया, क्यों चिपकी हुई, वो धीरे धीरे नीचे नहीं आएगी, वो वहाँ पर रुकी हुई है। हमें फील होगा कि वहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं सूडो फोर्स, यदि हम नॉन इनिशियल फ्रेम से उसकी बात की जाए। तो कुछ ऐसा ही है कि जब ये डब्बा तेजी से भागेगा, ट्रॉली तेजी से भागेगी तो डब्बा इसमें चिपका हुआ रहना चाहिए। अब इस ट्रॉली को कितना तेज भगाऊं कि डब्बा चिपका हुआ है, ये गिरे ना। तो देखो इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगेगा नॉर्मल, जो यहाँ से लगेगा, पीछे की साइड डब्बे के ऊपर एक फोर्स फील होगा, जिसे हम कहेंगे ma, जो कि सूडो फोर्स होगा। सूडो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे? मास m है, ठीक है भाई, एक्सीलरेशन a है, उसको उल्टा करके जोड़ो, एक्सीलरेशन उल्टा करके मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, हम कहाँ रख रहे हैं? हम बाहर वाले के बजाय यहाँ पर रखने, इस फ्रेम में करें, तब तो सूडो फोर्स लगाओगे। ठीक है, रेस्ट में दिखना चाहिए दूसरे को, रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, ये नीचे की साइड लगेगा mg और यहाँ पर ऊपर की साइड लगेगा fs, फ्रिक्शन फोर्स। और यदि आप ध्यान से देखिए तो n बराबर आपके पास हो जाएगा ma, एंड जो आपके पास fs है वो आपके पास हो जाएगा mg बराबर रखने के लिए। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, तो मैं इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में लिख देता हूँ। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की तरह बात की जाए तो मैं लिखूंगा म्यूएस n इक्वल्स टू mg, म्यूएस की जगह मैं म्यूएस लिख दूं, n की जगह मैं लिख दूं ma, यहाँ पे लिख दूं मैं mg, m से m आएगा, mg इक्वल्स टू म्यूएस a। ये कहानी है, बदल करके हमें a चाहिए तो a बराबर हो जाएगा g अपॉन म्यूएस। मिनिमम एक्सीलरेशन ये होगा, सही है। एक तरीके से हम देख सकते हैं, जो कई किताबों में ये बैलेंस कंडीशन में रुका हुआ है। मान लो आपको यहाँ पे टिका के रखना है इसको किसी भी हालत में, तो कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि ये जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किताबों में आपको इस बात ऐसे गलत हो गया, म्यू एस ए, समझ आ गया? आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करते हैं।
हम लिफ्ट की बात करते हैं सबसे पहले। अच्छा, लिफ्ट से पहले हमारे पास एक इफेक्टिव ग्रेविटी है। इफेक्टिव ग्रेविटी, प्रभावी ग्रेविटी क्या होता है? सूडो फोर्स की वजह से ग्रेविटी पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्योंकि ग्रेविटी तो जी रहती है, नहीं ग्रेविटी फर्क है नहीं। एक पॉइंट के पास में दो एक्सेलरेशन आना चालू होता है, और जब दो एक्सेलरेशन आते हैं तो जब उन दोनों का सम किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव ग्रेविटी। चलो ऐसे नहीं समझते, कागज समझ लो। आपके पास जो जी इफेक्टिव है, आपको जी इफेक्टिव निकालना है, तो आप लिखेंगे जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और आप यहाँ पे लिखेंगे ए को उल्टा करके जोड़ो, ऐसे लिख सकते हो। जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी वेक्टर प्लस, ऐसे तो लिख सकते हैं ना सर, ए को उल्टा करके, एक को उल्टा करके, एक को उल्टा करके, ठीक, यहाँ से जी इफेक्टिव निकलता है। चलो एक सवाल बताते हैं। यह एक गाड़ी है, यहाँ पर एक पेंडुलम लगा हुआ है, गाड़ी रुकी है, ठीक है, पेंडुलम लगा हुआ है। अब गाड़ी की स्पीड बढ़ी, गाड़ी में एक्सीलरेशन आया ए, और ये जो आपका पेंडुलम है, जो भी आपने यहाँ पर डालते हैं ना, कभी हनुमान जी डालते हैं, कुछ छल्ला वगैरह डालते हैं, वो सब यहाँ, ठीक है। जैसे आप ऐसे रहेंगे, इस अंदर बैठे आदमी को ये ऐसे दिखेगा, अंदर आते आदमी को लगेगा कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है पीछे की ओर। फोर्स कहाँ से? फोर्स कहाँ से? ऐसे खिड़कियां बंद करो तब भी ये से लगेगा पीछे की ओर है, यानी इसके ऊपर इसे फोर्स फील होगा, और वही फोर्स होगा आपका सूडो फोर्स, यानी एमए। गाड़ी का एक्सीलरेशन ये इधर भी हो रहा है, हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन को उल्टा करना है, एम से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर डायरेक्शन लगा देनी है। तो ए इधर है, मैंने क्या डायरेक्शन उल्टा पीछे की ओर एमए करके जोड़ दिया, सिंपल सी बात है। चलिए अभी मैं सारी बातें करूँगा, सूडो फोर्स को जी इफेक्टिव करूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम टेंशन की बात करें टी, तो टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। मान लो इसमें स्टिकर बना दिया, कहाँ से रहेगा, इधर से, ठीक है। इसके साथ अनुमान इसने एंगल बना दिया थीटा, यहाँ पे भी एंगल बन गया थीटा, तो ऊपर से साइड आ गया टी cos थीटा, इधर के साइड आ गया टी sin थीटा। तो पीछे क्यों है ना, कितना एंगल आया, ये थीटा तो ये थीटा, ऊपर की ओर हो गया टी cos थीटा, तो नीचे की ओर आ गया टी sin थीटा, और यहाँ पर नीचे की ओर आ गया mg। और इस बैलेंसिंग कंडीशन की हम बात करें तो टी cos थीटा इक्वल्स टू mg हो जाएगा, और यहाँ पर जो है टी sin थीटा इक्वल्स टू ma हो जाएगा। दोनों का यदि मैं डिवाइड दे दूँ, टी sin थीटा डिवाइड बाय टी cos थीटा इक्वल्स टू ma डिवाइड बाय mg, ma 7 कर जाएगा, इसे टी कर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास tan थीटा ये लोग है, ठीक है। थोड़ा सा जी फैक्टर की बात करते हैं, सूडो फोर्स में थीटा एंगल निकाल दिया, बट हम थोड़ा सा जी फैक्टर की बात करते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, ए को उल्टा करके जोड़ना है। तो इस गाड़ी का एक्सीलरेशन ए है, तो आपको ए को उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा, इस पेंडुलम का एक्सीलरेशन उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा। ये जो भी आपका ये बॉडी है ना, बॉडी, इस बॉडी को मैं यहाँ तो इसका एक्सीलरेशन तो है ए, ठीक है। उल्टा करके जोड़ना है एक्सीलरेशन को, ध्यान रखना। नीचे की साइड लग रहा है इस पे जी, नीचे साइड लग रहा है इस पे जी, मैंने उल्टा करके जोड़ दिया। इसका मतलब उल्टा करके तो जोड़ना होता है, तो मैंने उल्टा करके जोड़ दिया। यदि आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैंने वहाँ पे एकदम बहुत अच्छे समझा रखा है, साथ ही रिलेटिव मोशन भी समझा रखा है। तो यहाँ पर माइनस कहने का मतलब है कि आपको उल्टा करके जोड़ना है, डायरेक्शन बदल दो, वेक्टर का है ना, तो डायरेक्शन बदल दो, फिर ऐड कर दो। तो इस पर एक्सीलरेशन आगे की होगा, मैंने पीछे कर दिया। और यहाँ पर देखो इस बॉडी पर ये जो भी आपका पेंडुलम एनीथिंग जो भी है, उसके ऊपर ए तो आ गया यहाँ पर, और नीचे जी जो आपका mg लग रहा है उसका जी है। ये भी एक्सीलरेशन, ये भी एक्सीलरेशन, दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सीलरेशन जी इफेक्टिव होगा। क्या होगा, जी इफेक्टिव। यदि यहाँ पर एंगल थीटा बनाया इसने, तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा थीटा, और हम लिख सकते हैं जी इफेक्टिव इक्वल टू, दोनों को तो लिख सकते हैं a स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, सिंपल सी बात है। इसके अलावा देखो ये आपका a है, तो हम लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा,
और जिस थीटा वाला 90 यहाँ पर जिस लाइन पर बन रहा है उसे बेस बोलेंगे, तो ये आपका बेस होगा, तो ये हो गया a बाई जी, ये तो तेरे होगा। बताओ समझ में आया? एकदम क्लियर कट सा सवाल है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं। जी फैक्टर ऐसे क्या करना, आप क्या करेंगे, पहले तो उसको रेस्ट पे ले आओ, यानी आप यदि बाहर खड़े हो तो उसके अंदर चले जाओ। जब आप उसके अंदर जाओगे और अपने आप को रेस्ट में फील करोगे, तो आपको क्या करना है, सभी चीजें उल्टी करके जोड़नी है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक्सीलरेशन को उल्टा करके जोड़ेंगे। सूडो फोर्स में चलना है, सूडो फोर्स में चल दो, जी फैक्टर में चलना है, जी फैक्टर में चलो, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए एक सवाल और पढ़ते हैं। अगली बात स्टार्ट करते हैं, आगे बात स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास एक डब्बा है, टैंकर इसमें पानी भरा है, यहाँ पर पानी। अब ये टैंकर से रुका हुआ है, लेकिन इस टैंकर को मैंने चलाना चालू किया, तो इसको एक्सीलरेट कर दिया एक्सीलरेशन से, तो उसमें पानी कैसा होगा, पानी का लेवल कैसा होगा, पानी है जो ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, वो कौन सा सवाल है, वो काम है। यदि ऐसे रुका हुआ है तो यहाँ पर जी कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखना, हमेशा ध्यान रखना वाटर लेवल, ये वाटर लेवल मतलब ऊपर का फ्री सरफेस है ना, वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू जी, जी के परपेंडिकुलर होता है, कैसे परपेंडिकुलर होता है, जी के परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्सीलरेशन है a, अब किसी भी बॉडी पर यदि एक्सीलरेशन a है तो आप जी इफेक्टिव निकालिए, आप एक्सीलरेशन को नीचे कर दिया। उसके बाद में जी लग रहा है नीचे, और यहाँ पर एक चीज लगेगी जिसे हम बोलेंगे जी इफेक्टिव। अब ये आपकी इफेक्टिव ग्रेविटी है, और हमेशा ध्यान रखो जो भी फ्लूइड सरफेस या वाटर सरफेस होता है वो ग्रेविटी के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर ये ग्रेविटी मान्य नहीं है। अब यहाँ पर ये ग्रेविटी है, इफेक्टिव ग्रेविटी मान्य है, तो इसका परपेंडिकुलर यानी ऐसा, और ऐसा होगा, इसका मतलब वाटर लेवल आपका ऐसा होगा, ये वाटर सरफेस ऐसा होने वाला है। तो आप गाड़ी तेज से लेके भागते हैं तो ये कुछ ऐसा आ जाता है, अगर लेवल कुछ ऐसा हो जाता है, इसके बजाय ऐसा हो जाता है, सिंपल सा। ठीक है, चलिए तो ना जी फैक्टर का खेल भी ऐसा ही, ध्यान से देखोगे सीखोगे, सब आ जाएगा, नहीं तो फिर तो देखना ही। थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिफ्ट की। लिफ्ट सूडो फोर्स में बताऊंगा, जी फैक्टर में बताऊंगा, नॉर्मल ये बता दूंगा। यदि हम लिफ्ट को यहाँ पे रखें, ठीक है, पहले हम बात करते हैं ग्राउंड साइड से। हम बात करते हैं ग्राउंड साइड से। यहाँ पर एक वेट मशीन रखी हुई, वेट नापने की मशीन, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। नीचे की साइड लग रहा है mg, इधर लग रहा है n। हमको पता है वेट मशीन केवल नॉर्मल बनाती है, हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। यदि आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस ज्वाइन कर लो, ठीक है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये तो ऊपर की एक्सीलरेशन a है इसका, ठीक है। चलिए इधर देखा जाए तो इसके ऊपर टेंशन है t है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो इधर से बात करते हैं, n और mg की बात करते हैं, टेंशन की कोई दिक्कत नहीं, n और mg की बात कर लेते हैं। n और mg की बात करें इसका मतलब n बड़ा है mg से, n बड़ा है mg से, तभी ये ऊपर की ओर गया है। और कितना ऊपर गया भाई, m एक्सीलरेशन फोर्स से ऊपर की ओर जा रहा है, m एक्सीलरेशन सॉरी a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, यानी m में फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स mg से ज्यादा है, और इस वजह से डब्बा ऊपर की ओर जा रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आ गया? इन इक्विलिब्रियम बात करो, इन इक्विलिब्रियम बात करो तो आप लिख सकते हो नॉर्मल ऊपर की ओर है, mg नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, मैं इसको लिख सकता हूँ n ऊपर की ओर है, ऊपर की साइड में फोर्स और लगेगा जिसे हम बोलेंगे ma, और नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg।
ऐसे ले लो, बात वही रूट क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं, तुम्हारी इच्छा है जैसे तुम्हारा मन हो वैसे। ठीक है, ठीक है, एन ऊपर की ओर है, एम में ऊपर की ओर है, एम नीचे की ओर है। हाँ ठीक है, इक्वल टू बन गया। अब देखो, यानी मैं एन की बात करूं तो इसको मैं इधर ले जाता हूं तो ये हो गया एम जी प्लस एम ए एंड देन अगेन एन इक्वल टू एम जी प्लस ए। नॉर्मल फोर्स ये हो गया है और नॉर्मल फोर्स को ही ये वेट मशीन नापने वाली है, इस वजह से आपको अपना वजन थोड़ा बढ़ा हुआ सा दिखाई देगा। टेंशन की बात करो, नॉर्मल फोर्स को रहने दो, टेंशन की बात कर लो तो टेंशन से पता लगेगा कि भाई क्या होने वाला है। तो नीचे आ गया एम जी, ऊपर लग गया टेंशन और ये एक्सीलरेशन ए आ गया, यानी टी आपका ज्यादा है एम जी से, टी में से एम जी को घटा दो, बचा हुआ फोर्स आपके पास हो जाएगा एम ए एंड देन अगेन वी कैन से दैट एम जी प्लस एम ए एंड टी इक्वल टू एम यहाँ कॉमन आ जाएगा और जी प्लस ए। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सूडो फोर्स से कितना है, सूडो फोर्स देखो, सूडो फोर्स के बारे में खेल रहा है इसका। सूडो फोर्स की बात करते हैं, ये आपका डब्बा है, आपको बाहर से नहीं देखना है, अंदर जाके बैठ के देखना है तो आप अंदर जाके बैठो। जैसे अंदर जाके बैठोगे आपको ये जो लिफ्ट है वो रेस्ट पर लगेगी, जैसे रेस्ट पर लगेगी आप क्या करेंगे, शोल्डर फोर्स फील करेंगे। जब तो रेस्ट करो, जब भी आप रेस्ट पर जाते हो यानी किसी नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में जाकर बैठ जाते हो तो आप रेस्ट पे माने जाते हो, और जब आप रेस्ट पे माने जाते हो यानी लिफ्ट में बैठकर आपको रेस्ट फील होगा, नहीं चलती हुई लिफ्ट फील होगी, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर एक शोल्डर फोर्स लगेगा। शोल्डर फोर्स का डायरेक्शन जो ओरिजिनल हमारा ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन है उसके उल्टे डायरेक्शन में लगने वाला है। तो ये एक्सीलरेशन इसका ऊपर की ओर है तो इसके इधर सूडो फोर्स लगेगा नीचे की ओर, साथ में एक फोर्स लगेगा एम जी, और आप ध्यान से देखोगे टेंशन के साथ कहना है तो यहाँ पे टी ले लेता हूँ, तो टी बराबर दो फोर्स नीचे लग रहे हैं एम ए प्लस एम जी एंड देन वी कैन से दैट एम ए प्लस ये लो। यदि आपको इफेक्टिव ग्रेविटी के केस में लेना है तो भी सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले जी निकालेंगे, जी फैक्टर निकालेंगे तो जो आप ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन, नीचे की ओर लग रहा है एम जी, इस एम जी में आएगा मेरे पास जी फैक्टर। अभी जी फैक्टर क्या है, चलो इसको बाद में देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर लगेगा एम जी, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर लगेगा, तो सबसे पहले हम जी फैक्टर निकालेंगे जो कि ओरिजिनली होता है जी, उल्टा करके जोड़ना है तो ए का एक्सेलरेशन, एक जो एक्सेलरेशन है उसको उल्टा करके जोड़ोगे तो उसको उल्टा कर दोगे ए आ जाएगा, दोनों जी और ए दोनों का डायरेक्शन नीचे की ओर है तो लिखेंगे जी प्लस ए, और उस कंडीशन में टी इक्वल्स टू, आप देखो सूडो फोर्स की तरह हो गया सब कुछ, यहाँ पर टी इक्वल्स टू कंडीशन में एम जी बोलेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे एम जी इफेक्टिव, एम आ जाएगा एम जी प्लस ए आ जाएगा, ये है यहाँ समझेंगे इधर से बात। ठीक, चलो लिफ्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं एक एक चीज बताऊंगा भाई, सूडो फोर्स से समझ लो, नॉर्मल फोर्स से समझ लो, या फिर इफेक्टिव ग्रेविटी से समझ लो, टेंशन से समझ लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये तो एक्सीलरेशन आ गया। यदि लिफ्ट एक्सीलरेट ना हो, सेकंड अपवर्ड एक्सीलरेशन आपका जीरो हो तो उस कंडीशन में नीचे आएगा एम जी, मैं टेंशन के साथ ले लूं क्या, इधर आएगा टेंशन टी हो जाएगा, और एक्सीलरेशन आपका जीरो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर जो ऊपर की ओर फोर्स लगने वाला था वो हो जाएगा जीरो, और वी कैन से दैट टी इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, डाउनवर्ड की बात करेंगे, डाउनवर्ड नीचे के साइड है एम जी, ऊपर के साइड एक टेंशन टी है, नॉर्मल लेना चाहो तो नॉर्मल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नॉर्मल में लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगेगा नॉर्मल, ठीक है, अब की बार डब्बा नीचे की साइड ए एक्सीलरेशन से आ रहा है तो यहाँ पर देखो तीसरे नॉर्मल के हिसाब से वेट आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, घटता हुआ दिखाई देगा, उसकी बात कर लेते हैं। ये आपकी वेट मशीन है, इसका मतलब आपके पास एम जी है ज्यादा, एम है आपके पास कम, एम जी नीचे की ओर लग रहा है, एम ऊपर की ओर लग रहा है, एम जी के साइन को कम कर दो, बचा हुआ फोर्स आपको नीचे की ओर लाएगा, जैसे आप बोलेंगे एम ए, देन वी कैन से दैट एम जी, ये इधर आ जाएगा माइनस एम ए, यहाँ पर हो जाएगा एन एंड एम कॉमन आ जाएगा तो हम लिखेंगे जी माइनस ए इक्वल टू एन। आपकी बात जो नॉर्मल फोर्स है वो एम जी से कम है, इसका मतलब एम जी से कम है तो आपका जो ये वेट आपको फील होगा वो एक्चुअल वेट से कुछ कम फील होगा। वेट मशीन जो भी रीडिंग देगी वो एक्चुअल रीडिंग से कम देगी और उसे आप बोलेंगे अपेरेंट। इसका मतलब आपको
असली एमजी से थोड़ा सा कम फील होगा, है कमी नापे की सीधी सी बात है। इसका मतलब आप जब नीचे की ओर आते हो तो आपको हल्कापन महसूस होता है। आपको क्या फील होता है? हल्कापन महसूस होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, याद आ गया। चलिए आगे बढ़े। आप टेंशन के साथ ले लो इसी चीज को, ये लो टेंशन है ऊपर, टेंशन ऊपर ही भाई एग्जाम आने वाले हैं, कोर्स पूरा करना है, बड़ा दिमाग खराब हो रखा है, ठीक है। और नीचे की साइड है ए तो हम लिखेंगे mg माइनस ma, सॉरी mg में से हम t को घटाएंगे तो माइनस का t इक्वल्स टू ma, क्योंकि mg में से t को घटाने पर जो बचता है वही फोर्स से नीचे की ओर लेकर जाएगा। देन t इक्वल्स टू mg माइनस ma इक्वल्स टू mg माइनस आपका टेंशन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आगे करें। यदि रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? यदि रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? ठीक है, नॉर्मल फोर्स से ले लो, टेंशन फोर्स से ले लो, एक ही बात है। वेट मशीन का खेल होता है तो आप नॉर्मल यूज करना। वेट मशीन से रिलेटेड बात नहीं होती है, सूडो फोर्स की बात होती है तो सूडो फोर्स को ले लेना। यदि आप सूडो फोर्स नहीं लेके जाना चाहते हो, टेंशन की बात होती है तो टेंशन फोर्स ले लेना। सब आपके हाथ के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिलहाल मैं टेंशन के हिसाब से बात करूँगा। यदि मेरी रस्सी टूट जाती है, रस्सी टूट गई, टेंशन इक्वल टू 0, तो नीचे के साइड mg तो लगेगा। और ये जो आपका डब्बा है या जो लिफ्ट है वो a एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगी। इसका मतलब जो mg फोर्स है वही ma है, यानी इस कंडीशन में g इक्वल टू a हो जाएगा, g इक्वल टू a हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? आगे का ठीक है, हो गया। इसे हम बोलते हैं जब g इक्वल टू a हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन। वेटलेसनेस कंडीशन इसका मतलब है भारहीनता। आप कहेंगे सर ये कैसे? मैं इसको नॉर्मल के हिसाब से यहाँ पर लगा नॉर्मल, नीचे के साइड लगा mg और इधर आ गया ma। तो देखो ध्यान से देखोगे तो mg बड़ा है l से, बचा हुआ जो फोर्स है mg में से n को माइनस करके जो बचा हुआ फोर्स है वो ma है। अब जब मैं n इक्वल टू लिखूंगा तो मैं लिखूंगा mg माइनस ma, n इक्वल टू mg माइनस a। यदि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपका एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर हो जाए तो ये दोनों कट जाएंगे और n इक्वल टू जाएगा 0, और उस कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए, उस कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए n इक्वल टू 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में नॉर्मल जो फोर्स है लगेगा नहीं, मतलब नॉर्मल फोर्स लगेगा नहीं। तो आपकी वेटलेस जो वेट वाली मशीन है वो कुछ मेजर करेगी नहीं। वो मेजर कैसे कर सकती है? क्योंकि वो तो नॉर्मल फोर्स को नापती है, नॉर्मल फोर्स तो नहीं 0 आ रहा है, यानी इस कंडीशन को वेटलेसनेस बोलते हैं, भारीता बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इससे एक कदम आगे चलते हैं, एक कदम आगे चलते हैं। हुआ क्या कि आपका जो a एक्सीलरेशन है वो g से ज्यादा हो गया, a एक्सीलरेशन आपका g से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब mg ज्यादा है टेंशन से, यहाँ पर आएगा ma, हम लिखेंगे mg माइनस ma इक्वल टू t। या नॉर्मल फोर्स लेना था तो n नॉर्मल ले लो क्या? ठीक है भाई, नॉर्मल ले लेता हूँ, आसान रहेगा आपको समझने में। नॉर्मल अब m हमारे पास है g माइनस a। मैंने कहा एक्सीलरेशन की वैल्यू ज्यादा है g से, इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव में से पॉजिटिव वैल्यू घटाओगे तो आपके पास माइनस का जो भी वैल्यू आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस का आएगा। मान लो g में से a में से g चला गया, कुछ बच गया तो हम लिखेंगे माइनस इनटू एक्सीलरेशन। फिलहाल दोनों एक्सीलरेशन में से एक्सीलरेशन ही जाएगा और इस कंडीशन में यहाँ पर रहेगा नॉर्मल। इसका मतलब नॉर्मल m इनटू एक्सीलरेशन लग रहा है, लेकिन अब नॉर्मल आपके ऊपर की ओर लग रहा है तो ये लगेगा ऊपर तक, आदमी ऊपर की ओर उठेगा और इस तरह से टकरा जाएगा। तो जब a बराबर g होता है तो लिफ्ट आराम से नीचे की ओर से टूटते तो नीचे की ओर गिर जाता है, बट आदमी को थोड़ा सा भारीता महसूस होती है। जब आदमी ऊपर से नीचे आता है तो जीव घबराने लग जाता है, कि उसे हल्कापन महसूस होने लगता है। खासकर झूलों में देखना, मेले वगैरह में झूल जाता है वहाँ इसी वजह से डर लगता है। अगर मेरी बात समझे, क्लियर सी बात है, समझ में आया? चलिए, लेकिन जब रस्सी टूट जाए तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, यमराज नहीं आया अभी तक। लेकिन सोचो जब आपका एक्सीलरेशन जी से भी बड़ा हो जाए
तो उस कंडीशन में आप छत से टकरा जाओगे। अब हो सकता है यमराज के दर्शन होता है आपको। समझ गए मेरी बात? तो मजाक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो। ये सब होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं, खासकर बंदर रस्सी में चढ़ रहा है उस टाइप के न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट काम करता है। आप सूडो फोर्स समझ सकते हैं, लिफ्ट समझ सकते हैं, इफेक्टिव ग्रेविटी समझ सकते हैं, ये सब यहाँ से आपको मिल सकता है। कॉन्सेप्ट वही है, सभी चीज़ों को आप कोई भी लगा लो, सूडो फोर्स लगाना तो सूडो फोर्स लगा लो, लिफ्ट लगाना तो आप लिफ्ट के अंदर चाहे सूडो फोर्स लगा लो, लिफ्ट के अंदर टेंशन फोर्स लगा लो, लिफ्ट के अंदर नॉर्मल फोर्स लगा लो, ग्राउंड पर खड़े होकर आप आराम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मे बी सबके चांसेस बनते हैं, तब आप इफेक्टिव ग्रेविटी ले सकते हो, और उस कंडीशन में आपके रिजल्ट वही आने वाले हैं, बस थोड़ा सा प्रोसीजर आपका बदलता है। समझ गए? तो आज की क्लास इतनी है, इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं, पर थोड़ा सा इसे बताना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट क्लास में हम मिलने वाले वर्क पावर एनर्जी के साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े काम की चीज़ है, बड़ा ही खतरनाक डिस्कशन होने वाला है। कुछ थ्योरी है तो कुछ न्यूमेरिकल है, अच्छे PYQs है, और साथ ही साथ में कुछ मंत्राज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आगे दीजिए, जय हिंद।